Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the second lecture of chapter evolution. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं कि पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ाई की थी. तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन किस थ्योरी ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी ने दिया था, और यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ. उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था, अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था, और पहले टाइम पर अर्थ के ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस थी, क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत कम था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था. ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी थी, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी. ठीक है, यानी कि हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझने से पहले हमें तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी. तो ये चीज़ हम देख चुके थे कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, और लाइफ का ओरिजिन हम शुरू कर चुके थे कि किस तरीके से लाइफ आई थी. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी. ठीक है, किसी ने बोला कि जो लाइफ है दूसरे प्लैनेट से आई, किसी ने बोला कि जो लाइफ है नॉन लिविंग मैटर से आई, किसी ने बोला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है. तो जो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ये जो थ्योरी है कंप्लीटली डिस्कार्ड यानी कि डिसप्रूव करता है कौन कौन साइंटिस्ट करते हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है. यानी कि रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजेनी एंड लुइस पास्चर. और लुइस पास्चर ने स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की थी. आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ का ही, कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी. हमने बहुत सारी थियरीज के बारे में हमने पढ़ चुके हैं. ठीक है, आप देखो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम शुरू करते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी, यानी कि ओपरेन हेल्डेन थ्योरी क्या कहती है. ये जो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी है ना, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी. ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कौन से साइंटिस्ट करते हैं, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मिलर यूरे अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं. ठीक है, लैब के अंदर वो सारी की सारी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं जो पहले अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर थी. यानी कि अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि 800 से 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. 3 टाइप के एनर्जी सोर्सेज थे वहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और वॉल्केनिक एरप्शंस थी. ठीक है, यूवी लाइट से 3 तरीके से एनर्जी के सोर्सेज थे. कौन कौन सी गैसेस थी, मेनली मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव करते हैं वो करते हैं मिलर यूरे साइंटिस्ट. ठीक है, आपस में, यानी कि मिलर यूरे गुरु चेले होते हैं. ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और इस थ्योरी को प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटली. तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये समझ जाएंगे कि लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुई, और क्या जिस तरीके से पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई, क्या वो आज का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है या नहीं. तो पूरी की पूरी हम कहानी देखते हैं. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और लेक्चर की आप हेडिंग डालिए ओपरेन हेल्डेन थ्योरी. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओपरेन हेल्डेन थ्योरी. तो हम शुरू करते हैं ओपरेन हेल्डेन थ्योरी. ओपरेन हेल्डेन थ्योरी, ये जो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी है, इस ओपरेन हेल्डेन थ्योरी का दूसरा नाम भी है, ये भी आपको जानना है, कीमोजेनेटिक थ्योरी या फिर कीमोसिंथेसिस थ्योरी. ठीक है, कीमोजेनेटिक थ्योरी, कीमोजेनेटिक थ्योरी या फिर कीमोसिंथेसिस थ्योरी, कीमोसिंथेसिस थ्योरी. ठीक है, मतलब ये एक ही थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी के, बस इसका मतलब नाम अलग अलग है. कि ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी भी बोल सकते हो, कीमोजेनेटिक थ्योरी या फिर कीमोसिंथेटिक थ्योरी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अब आप ये सोचोगे कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो जल्दी से इसको आप हेडिंग बना के लिखिए कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है,
ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किसने बताया था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। इसी तरीके से जो लाइफ की जो थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बोला। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके, किसी ने बोला कि कोई सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को क्रिएट किया था, किसी ने बोला कि प्लैनेट से लाइफ आई थी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, किसी ने बोला जैसे ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो वॉन हेलमंट ने सपोर्ट की थी, एक्सपेरिमेंट भी किया था उसके ऊपर, और उन्होंने बोला कि जो लाइफ है जो नॉन लिविंग मैटर से आई, यानी कि मड या मड स्ट्रॉ, इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ। और इस ए बायोजेनेसिस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली डिस्प्रूव किया किसने? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बोला गया है कि जो लाइफ है वो आई फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, और कौन कौन से साइंटिस्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी, कीमोजेनेटिक थ्योरी या फिर कीमोसिंथेटिक थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने दी थी? प्रपोज्ड बाय, किन किस साइंटिस्ट ने दी थी? जैसे कि थ्योरी का नाम ही बता रहा है, प्रपोज्ड बाय, किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी? ये थ्योरी दी थी ऑपरेन। जो ऑपरेन है बच्चे, ये रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। ऑलराइट, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी को ओरिजिन ऑफ लाइफ जो बुक है उसके अंदर पब्लिश भी किया था। एंड हेल्डेन, जो ये हेल्डेन है बच्चे, ये एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और बाद में ये इंडिया के अंदर ही सेटल हो गए, उड़ीसा के अंदर ही सेटल हो गए, जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। प्रपोज बाय ऑपरेन एंड हेल्डेन साइंटिस्ट। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है ना, वो लाइफ आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से आए थे? ये आए थे फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुई किसके अंदर? वार्म वाटर के अंदर ऑफ द प्रिमिटिव ओशन। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रिमिटिव ओशन बना, लेकिन एक बार हम इसकी थ्योरी की पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं ऑपरेन एंड हेल्डेन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी की सबसे पहले हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि ये थ्योरी बोलती क्या है कि लाइफ किस तरीके से आई। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट, ये जो लाइफ है किस तरीके से आई? लाइफ ओरिजिनेट इन वार्म वाटर, लाइफ ओरिजिनेट इन वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन। जो लाइफ है वो किस तरीके से ओरिजिन हुई? लाइफ का ओरिजिन हुआ इन वार्म वाटर ऑफ द प्रिमिटिव ओशन बाय इंटरेक्शन बिटवीन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में इंटरेक्शन हुई, और ये कहाँ पर हुई इंटरेक्शन? ये हुई थी वार्म वाटर ऑफ द प्रिमिटिव ओशन। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बने थे बच्चे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। तीन कंडीशन कौन कौन सी आपने ध्यान में रखनी है कि जो लाइफ है वो ओरिजिन किस तरीके से हुई? लाइफ का ओरिजिन हुआ कहाँ पर हुआ? वार्म वाटर ऑफ द प्रिमिटिव ओशन। ठीक है, किस तरीके से हुआ? इंटरेक्शन हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हुआ था ये सारी की सारी कहानी। ठीक है, तो ये ऑपरेन और जो हेल्डेन थ्योरी है इसके तीन स्टेजेस थे। ऑलराइट, हम एक एक स्टेजेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी, ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी, जो ऑपरेन हेल्डेन की जो थ्योरी है, ऑपरेन हेल्डेन की थ्योरी, इट हैज 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेजेस थे इसके। अब 3 स्टेजेस के अंदर इन्होंने बता दिया था कि जो लाइफ है ना वो इस तरीके से आई। अब चलो ठीक है, इन्होंने बोल दिया लाइफ इस तरीके से आई, अब इसको माने कैसे? मान तो हम लेंगे तब कोई साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दे, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया किसने? मिलर और यूरे ने 1953 के अंदर। तभी तो हम बोलते हैं कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 स्टेजेस कौन कौन से थे इसके। सबसे पहला जो स्टेज था उसको हमने बोला कीमोजेनी।
उसको हमने बोला कीमोजेनी। ठीक है, अब कीमोजेनी क्या है? कीमोजेनी का मतलब समझिए। आप मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अर्थ का जो ओरिजिन है वो कब हुआ? अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर अगो। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। और फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? फर्स्ट नॉन सेलुलर आई 4 बिलियन ईयर अगो। यानी कि बीच के अंदर जो 500 मिलियन ईयर्स थे, उन 500 मिलियन ईयर के अंदर किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में इंटरेक्शन हुआ और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कीमोजेनी। कीमोजेनी का मतलब क्या है? कीमोजेनी में आप लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है किस तरीके से बने होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन हुई होगी जिसकी वजह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर आप ऐड कर लीजिए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ठीक है, मेरी बात समझे? मैंने क्या बोला कि अर्थ का ओरिजिन तो 4.5 बिलियन ईयर अगो हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मैंने लिखवाया था 4 बिलियन ईयर अगो। तो बीच में कितने साल बचे? यानी कि 500 मिलियन ईयर्स। तो उन 500 मिलियन ईयर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ कि हमें मिले हमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। ये था पहला स्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज की हम बात करें तो हम इसको बोलेंगे बायोजेनी। सेकेंड स्टेज को हम क्या बोलेंगे? बायोजेनी। ऑलराइट, बायोजेनी के अंदर क्या होगा? बायोजेनी के अंदर पहले आप लिख लो कि फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसके अंदर आप किस तरीके से समझोगे कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आपको क्या मिलेगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। और इसको बायोजेनिक क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर हो गई थी। अब किसी भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कब बोलते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म आप तब बोलते हो ना तब इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर हो, ताकि वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे बायोजेनी के अंदर हमें फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायो मॉलिक्यूल्स मिले। जो थर्ड स्टेप है इस थियरी का, दैट इज कोग्नोजेनी। ठीक है, कोग्नोजेनी के अंदर क्या होगा बच्चे? कोग्नोजेनी के अंदर होगा कि अब एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो हो गया, अब ये फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, यहां पर तो चलो ठीक है, यहां पर तो साइन मिला था लाइफ का। ठीक है, लाइफ का साइन मिल गया था। कोग्नोजेनी के अंदर जो भी फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी है, ये किस तरीके से आगे इवोल्व होगी, ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे? कोग्नोजेनी के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म एंड हाउ इट इवोल्व, यानी कि ये किस तरीके से आगे इवोल्व हुई, यानी कि ये किस तरीके से आगे इवोल्व हुई। ठीक है, तो इस जो थ्योरी के 3 स्टेप्स है, 3 स्टेजेस है इस थ्योरी की। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। पहली कीमोजेनी, सेकंड बायोजेनी, और थर्ड क्या है? कोग्नोजेनी। कीमोजेनी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुई। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन के इंटरेक्शन से एक नया मतलब आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जी नहीं। मतलब यहीं पे मैंने आपको बताया ना कि 500 मिलियन ईयर तक बीच में इंटरेक्शन होती रही और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बहुत टाइम तक इंटरेक्शन होती रही। ठीक है, फिर आपको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। ऐसे चल के एवोल्यूशन होता रहा, फिर आपको फर्स्ट लाइफ फॉर्म मिली। ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म किस तरीके से आगे इवोल्व हुई वो हम पढ़ेंगे कोग्नोजेनी के अंदर। कोग्नोजेनी के अंदर। अब हम इस थ्योरी का
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं कि जितनी भी थ्योरीज है, जितनी भी थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्पॉन्टेनियस थ्योरी है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोजेनेसिस दिया था, जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को डिसअप्रूव किया था, एक तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑपरेन हेल्डन थ्योरी, कीमोजेनेटिक थ्योरी। इसी को आप केमिकल एवोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। किस तरीके से केमिकली एवोल्यूशन हुआ, तो जल्दी से इसका स्नैप लीजिए, ठीक है। और फिर हम आगे करेंगे इसके बाद अलग अलग स्टेप को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कीमोजेनी क्या होती है, आगे किस तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी। चलो अब देखो कीमोजेनी जल्दी से आपने इसका स्नैप लिया होगा और हम पढ़ेंगे अब कीमोजेनी के बारे में, ठीक है। अब हम एक एक चीज डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो होगी कीमोजेनी। कीमोजेनी, ठीक है। तो ये स्टोरी है बच्चे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर ना हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत पहले चीज़ें हो रही थी तो हर एक साइंटिस्ट ने थियरीज दी थी, है ना। तो इसके अंदर हम बहुत सारी थियरीज ही पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि कीमोजेनी। अब देखो कीमोजेनी के अंदर किस तरीके से हम बात करते हैं। तो देखो पहले अगर मैं अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कि कीमोजेनी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरेक्शन होती है। कीमोजेनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर था 800 से 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे थे, यानी कि लावा बाहर निकल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था। अब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो लावा जो निकल रहा था वोल्केनो से, ये निकल के एक पूरा का पूरा नीचे अर्थ के ऊपर एक इसने सरफेस तैयार कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से लावा ने कवर कर लिया पूरा का पूरा सरफेस, इस तरीके से एक अर्थ का सरफेस तैयार हो गया। और बीच बीच के अंदर बहुत ज़्यादा डीप गड्ढे बन गए जिसको हमने बोला डिप्रेशन, ठीक है। तो जनरली हुआ ये कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 800 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा था। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, तो जो लावा है, लावा तो निकल ही रहा था, ठीक है, यानी कि एनर्जी तो रिलीज हो ही रही थी। अब यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, जब टेम्परेचर कूल डाउन होगा तो क्या हुआ, इस लावा ने पूरा का पूरे सरफेस को कवर कर लिया। इस तरीके से अर्थ का एक सरफेस बन के तैयार हो गया। अब बहुत ज़्यादा गड्ढे बन गए कहीं कहीं जगह पर, उन गड्ढों को हमने क्या बोला, डिप्रेशन बोला। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं इस थ्योरी का, सबसे पहला पॉइंट कीमोजेनी का ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो कीमोजेनी का पहला स्टेप क्या होगा कि टेम्परेचर स्टार्टेड कूलिंग डाउन, ठीक है। टेम्परेचर स्टार्टेड कूलिंग डाउन। जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। अब टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। अब 900, जस्ट सपोज टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जो वाटर था, अब वाटर के वेपर्स बनने लगे। अब इस ये जो वाटर के जो वेपर्स बने ये रेन की फॉर्म में बरसने लगे, ठीक है। अब जो डिप्रेशन जो बने थे उन डिप्रेशन के अंदर ये पानी इकट्ठा हो गया, और इस तरीके से एक प्रिमिटिव ओशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कहाँ पर हुई, ये प्रिमिटिव ओशन के अंदर हुई। अब ये प्रिमिटिव ओशन किस तरीके से बना कि जो गड्ढे बने थे, जो डिप्रेशन बने थे,
उन डिप्रेशन के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि देखो पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अब टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम हो गया तो वाटर की वेपर्स बने। अब ये जो वाटर के वेपर्स थे ये रेन के फॉर्म में क्या बरसने लगे और किसके अंदर फिल हो गया, डिप्रेशन के अंदर ये फिल हो गया। इस तरीके से प्रिमिटिव ओशन बन के तैयार हो गया। तो जो सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, इट इज फॉलोड बाई हैवी रेन। ठीक है, इट इज फॉलोड बाई हैवी रेन। ठीक है, इट इज फॉलोड बाई हैवी रेन। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो क्या हुआ बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओशन। ठीक है, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव ओशन। प्रिमिटिव ओशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इस प्रिमिटिव ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हम ये देखते हैं। प्रिमिटिव ओशन के अंदर क्या था, यानी कि एक तो पानी होगा। ठीक है, प्रिमिटिव ओशन के अंदर क्या होगा, देखो अब ये जो प्रिमिटिव ओशन के अंदर जो चीज़ें थी ना, इसको हमने बोला था कि ब्रोथ बोला, इसको हमने क्या बोला, ब्रोथ। ठीक है, हेल्डेन ने इसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला। ठीक है, हेल्डेन ने इसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला। इस ब्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, एक तो देखो वाटर होगा ऑब्वियसली, एक तो क्या होगा, वाटर होगा, दूसरी क्या होगी, गैसेस होंगी। और ये गैसेस कौन कौन सी होंगी, जो पहले प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन कौन सी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मीथेन हो गई, अमोनिया हो गई, हाइड्रोजन हो गई, और क्या प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स होंगे, और क्या प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स होंगे। ठीक है, यानी कि वाटर प्रेजेंट होगा जो रेन के फॉर्म में बरसा था। ठीक है, गैसेस प्रेजेंट होंगी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थी, और इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हेल्डेन ने इसको क्या बोला, हेल्डेन ने इसको बोला हॉट डाइल्यूट सूप। क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप बोला। मेरी बात समझ में आई। तो देखो नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अगर मैं यहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो एनर्जी का जो सोर्सेज थे वो कौन कौन से थे, एनर्जी के सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज बच्चे वही कौन कौन से, 3 एनर्जी के सोर्सेज मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। तो सबसे पहले यानी कि सन से क्या आई, अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ओजोन अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, वॉल्केनिक एरप्शन से हीट रिलीज होगी, वॉल्केनिक एरप्शन से हीट रिलीज होगी, और वॉल्केनिक एरप्शन से हीट रिलीज होगी। और जो थर्ड क्या बताया था मैंने एनर्जी सोर्स, लाइटनिंग यानी कि थंडरिंग। लाइटनिंग या फिर थंडरिंग, लाइटनिंग या फिर थंडरिंग। ठीक है, अब देखो ये तो पूरी की पूरी कहानी थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कीमोजेनी की, हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर का कूल होना शुरू हुआ, कूल होना शुरू हुआ तो जो डिप्रेशन थे, डिप्रेशन के अंदर मतलब पानी भर गया पूरा इकट्ठा, यानी कि एक प्रिमिटिव ओशन तैयार हो गया जिसके अंदर वार्म वाटर था, बहुत सारी गैसेस थी। जो उस टाइम पे गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी वही ओशन के अंदर प्रेजेंट होंगी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और बहुत सारे मिनरल्स। हेल्डेन ने इसको ब्रोथ को क्या बोल दिया, इसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला। ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज वही होंगे, सन, वॉल्केनिक एरप्शन से हीट रिलीज होगी वो, और लाइटनिंग और थंडरिंग। ठीक है, अब किस तरीके से इंटरेक्शन होगा, यानी कि कीमोजेनी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, पीछे देखो ना, कीमोजेनी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, कीमोजेनी के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हम ये देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चलो जैसे कि अगर मैं बात करूं गैसेस, गैसेस कौन कौन सी थी भैया, मीथेन थी, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस थी। ठीक है, अब इन गैसेस के बीच में सॉरी, इन गैसेस के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, यानी कि एनर्जी का सोर्स इनको मिला। ठीक है, एनर्जी का सोर्स इनको मिला और इंटरेक्शन हुआ। और क्या हुआ बच्चे, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन हुआ इन वार्म वाटर, वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन। ठीक है,
वार्म वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन। ठीक है, एनर्जी का सोर्सेस तो थे ही, वार्म वाटर के अंदर जो प्रिमिटिव ओशन के अंदर इन गैसेस का आपस के अंदर इंटरेक्शन हुआ और क्या बना, और बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ठीक है, इथाइलिन, यानी कि क्या बनना शुरू हुआ बच्चे, क्या बनना शुरू हुआ, बना क्या, बना फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। मैंने तभी तो आपको बताया था कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरीके से बने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन दोनों के बीच में जितनी भी जो मतलब कंडीशंस थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, वो प्रेजेंट थी ऑलरेडी। ठीक है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन थे, एनर्जी सोर्सेज प्रेजेंट थे, ऑलराइट। और ये सारी की सारी कंडीशन वार्म वाटर के अंदर हो रही थी इन द प्रिमिटिव ओशन। एनर्जी का सोर्स मिला और क्या बना बच्चे, सिंपल, आपको मिले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिले, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और इथाइलिन। अब इनके बीच में फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बच्चे कि जो इंटरेक्शन होगा वो कुछ देर के लिए होगा, जी नहीं, बहुत सालों से इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, और क्या बना, और बना सिंपल शुगर, सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड। आपको पता है ना शुगर बायोमोलिक्यूल 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा। शुगर क्या है, शुगर, शुगर क्या है बच्चे, ये डेरिवेटिव एल्डिहाइड और कीटोन के, तो इन्हीं से क्या बनेगा, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड बना। यानी कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर आप बोल सकते हो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से बना। अब सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और क्या बनेगा बच्चे, पॉलीमराइजेशन होगा। और क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। और क्या बनेगा सिंपल शुगर से, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। अमाइनो एसिड से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटीन्स होंगे वो सारे के सारे नॉन एंजाइमेटिक होंगे। ठीक है, और क्या बने बच्चा, लिपिड्स बने, यानी कि फैटी एसिड बने। ठीक है, फैटी एसिड्स बने। अब इनके बीच में भी क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। इनके बीच में भी क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, जैसे कि लिपिड्स बनेगा और प्यूरिन्स बना एंड पिरिमिडीन्स बने, प्यूरिन्स बने एंड पिरिमिडिन्स बने। इनके बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा बहुत सालों तक। अब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बने, ठीक है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बने और फिर क्या बना बच्चे, न्यूक्लियोसाइड। फिर क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट अटैच हो गया तो हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोटाइड। फिर हम क्या बोल देंगे बच्चे, न्यूक्लियोटाइड। फिर हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात समझे, ये पूरी की जो पूरी कहानी है किसके अंदर हो रही थी, ये पूरी की पूरी कहानी हो रही है आपकी कीमोजेनिक के स्टेप के अंदर। कीमोजेनिक के अंदर हमने देख लिया किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, यानी कि सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ। ठीक है यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, बहुत सालों तक इंटरेक्शन होता रहा, मीडियम प्रेजेंट ही थे। ठीक है, यहाँ पर फिर से इंटरेक्शन हुआ, फिर से इंटरेक्शन हुआ, न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट बना अटैच हुआ तो हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे के सारे स्टेप किसके अंदर हो रहे थे, ये सारे के सारे स्टेप हो रहे थे आपके कीमोजेनी के अंदर। ये सारे के सारे स्टेप किसके अंदर हो रहे थे, आपके कीमोजेनी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ये तो था आपका पहला कीमोजेनी स्टेप। ठीक है, ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो स्टेप था, ये पूरे के पूरे जो स्टेप हैं बच्चे, ये क्या है, कीमोजेनी के। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो स्टेप हैं,
ये किसके स्टेप हैं बच्चे? कीमोजेनी के, ठीक है, कीमोजेनी। अब देखो जो नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बायोजेनी। यानी कि अब एक्चुअली में क्या शुरू हो गया है? लाइफ का साइन मिलना शुरू हो गया। किस तरीके से मिलेगा अब हम वो देखेंगे। देखो अब न्यूक्लियोटाइड है, अब आप समझो कि मतलब प्यूरिन और पायरोमिडिन्स है, प्यूरिन और पायरोमिडिन्स, और आपके पास यहाँ पर प्रोटीन भी मिल गया है, बन गया है, और शुगर भी बन गई है। यानी कि 5 कार्बन शुगर से अगर ये अटैच हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? यानी कि आरएनए मिलेगा। और आरएनए ही क्या है? फर्स्ट साइन है किसका? लाइफ का। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? फिर हम बात करेंगे बायोजेनी के बारे में। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? बायोजेनी के बारे में हम बात करेंगे कि बायोजेनी के अंदर किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्यूरिन पैरामिडिन्स हैं, प्यूरिन पैरामिडिन्स के साथ 5 कार्बन कंपाउंड आपका ऑलरेडी शुगर बन गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बने। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा और उस नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे? बायोजेनी। उस नेक्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे? बायोजेनी। अब आप बताओ मुझे, बायोजेनी के अंदर आपने क्या पढ़ा था? बायोजेनी के अंदर, बायोजेनी ये सेकंड स्टेप है। बायोजेनी के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चे? बायोजेनी के अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बनेंगे तभी तो आप बोलोगे ना, तभी तो आप बोलोगे कि आपको क्या मिल गई है? एक लाइव फॉर्म मिल गई है। कोई भी किसी भी और किसी भी चीज को अगर आप बोलोगे कि ये लिविंग है तो ये क्या होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, ताकि आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ा सके, ठीक है। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया बायोजेनी। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये पिछले वाले स्टेप की है बच्चे, कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बन गए, अब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती रही और क्या बना? आरएनए। और ये जो आरएनए है, ये आरएनए, इस आरएनए किस तरीके से एक्ट किया? ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, ये आरएनए ने जेनेटिक मटीरियल की तरह भी काम किया। ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम की तरह भी काम किया। आपने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा होगा कि 1980 के अंदर ऑल्टमैन ने बताया कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं कि कुछ आरएनए एंजाइम्स की तरह भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो आरएनए एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं। और आरएनए से क्या बना बच्चे? आरएनए से बना डीएनए। आरएनए से क्या बना है? डीएनए, ठीक है। आरएनए से क्या बना है? डीएनए। ऑलराइट, आरएनए से क्या बना? डीएनए। अब देखो आरएनए, प्रोटीन तो बनी गई है, अब आरएनए प्रोटीन से अटैच्ड होके, आरएनए प्रोटीन के साथ अटैच हुआ और प्रोटीन के साथ अटैच करके क्या बनाया? न्यूक्लियोप्रोटीन। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि वायरस जैसी एक स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। वायरस जैसे एक स्ट्रक्चर बना दी, यानी कि वायरस को अब हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट नॉन सेलुलर, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो नहीं है, लेकिन अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे तो इनके पास कैपेसिटी है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था? इयोबायोन्ट। इसी को हमने क्या बोला? इयोबायोन्ट, ठीक है। अब डीएनए किसके साथ रिएक्ट करके? न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चे? रिएक्ट करके पहली सेल बना देंगे, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोट्स। क्या बना देंगे? प्रोकैरियोट्स, या फिर एनारोबिक हेट्रोट्रोप्स, एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रोप्स, एनारोबिक कीमोहेट्रोट्रोप्स। और ये क्या होगी बच्चे? ये होगी फर्स्ट सेल,
ये क्या होगी, फर्स्ट सेल। इसको हमने फर्स्ट सेल क्यों बोला, एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी, ठीक है, यानी कि इसके पास खुद का डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, यानी कि प्रोकैरियोट है तो इसका मतलब जो डीएनए है वो क्या होगा, नेकेड होगा, ठीक है। दूसरे सेल ऑर्गेनल हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। खुद के पास पूरी की पूरी मशीनरी होगी, अपने आप को मेंटेन कर सकती है। और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड ने इसके अराउंड एक लेयर बना ली है, जिसकी वजह से इनका जो एनवायरनमेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। तो यहाँ से क्या बनी है, फर्स्ट सेल। और यहाँ से अगर आपको फर्स्ट सेल मिल गई है तो इसका मतलब यहाँ पर बायोजेनी भी यहाँ पर खत्म हो गई है। और क्या खत्म हो गई है, यहाँ पर बायोजेनी भी यहाँ पर खत्म हो गई है। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बायोजेनी के अंदर, बायोजेनी के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बनना है। तो आरएनए यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। आरएनए फर्स्ट लाइफ नहीं होगी बच्चे, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ मिला आरएनए, आरएनए से डीएनए बना। अब आरएनए प्रोटीन तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी, प्रोटीन से मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि वायरस जैसा स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी कि नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगी। लेकिन अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी तो ये क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है। इसी को हमने बोला ईओ बायोन। और डीएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, फर्स्ट सेल बना लेंगे, जिसको हमने बोला प्रोकैरियोट। तो ये था आपका बायोजेनी। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी की आखिरी स्टेप की, जिसको हमने बोला है कोग्नोजेनी। कोग्नोजेनी का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट सेल तो बन गई है, ये किस तरीके से इवोल्व होगी, हाउ द फर्स्ट सेल इवोल्व, आगे चल के किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बने, किस तरीके से प्रोकैरियोट से आगे यूकैरियोट्स बने, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये आगे आगे की सारी कहानी पढ़ेंगे। और ऐसा क्या हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि केमिकल एवोल्यूशन खत्म हो गया, अब केमिकल एवोल्यूशन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके लिए आपको आगे चलना पड़ेगा मेरे साथ, और आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, थर्ड हेडिंग। और उस थर्ड हेडिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस थर्ड हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कॉग्नोजेनी, ठीक है। कॉग्नोजेनी, कॉग्नोजेनी क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ लाइफ इवोल्व्ड, ठीक है, how the first life form evolved। ये जो फर्स्ट जो लाइफ है ये किस तरीके से इवोल्व हुई है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉग्नोजेनी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बने हम ये देखेंगे, सबसे पहले, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या बने होंगे, सबसे पहले क्या बने, प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले, सबसे क्या बने, पहले बने बच्चे, प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले ये चीज बनी। अब प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स, अब देखो ये किस तरीके से एनर्जी मतलब किस तरीके से मतलब एनर्जी लेंगे ताकि अपना फूड प्रिपेयर मतलब किस तरीके से एनर्जी लेंगे, यानी कि फूड तो अपना खुद बना नहीं रहे, यानी कि अगर बनाते तो क्या होते, ऑटोट्रॉप्स होते। तो अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, और इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स, दे यूज्ड एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो फर्मेंटेशन हो रही है, उस फर्मेंटेशन से जो एनर्जी यूज हो रही है उसी एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आप क्या लिखोगे, दे यूज्ड एनर्जी from fermentation of ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही थी, उसी एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसी एनर्जी को यूज कर रहे थे प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब देखो कि प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो, हेट्रोट्रॉप से क्या बने, प्रोकैरियोट्स
क्या बने बच्चे, प्रोकैरियोट्स। एनारोबिक तो थे अभी भी, लेकिन अब क्या बने, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब क्या बने, कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब देखो, प्रोकैरियोट्स, एनारोबिक, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये क्या कहता है। अब देखो बहुत ज़्यादा कीमो ऑटोट्रॉप्स बनने लगे, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती रही, यूज़ करते रहे। तो अब बहुत ज़्यादा कीमो ऑटोट्रॉप्स बनते रहे, तो इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुई, और नेचर ने क्या कर दिया, इन हेट्रोट्रॉप्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऑटोट्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या करते हैं, ये मतलब एनर्जी मतलब ये फूड बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं बच्चे, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो, अगर जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया से NO2 बना, ठीक है, अमोनिया से क्या बना, NO2, और NO2 बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब इस एनर्जी को क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, और यानी कि CO2 प्लस H2 मिलके क्या बना देगा बच्चे, C6H12O6, ये इस एनर्जी को क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब एक टाइम के अंदर क्या होगा बच्चे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इनके बीच की जो एनर्जी है वो रिलीज होना भी बंद हो गई। तो अब क्या होगा, जो थर्ड जो स्टेप हुई, ठीक है, यानी कि इससे ये बने, अब इससे क्या चीज़ बनेगी, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब हम बात करेंगे थर्ड की, ठीक है, थर्ड चीज़ क्या बनेगी, ठीक है, थर्ड चीज क्या बनेगी बच्चे, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक बैक्टीरिया। जल्दी से इसको लिखो एक बार जल्दी से, उसके भी बाद हम आगे की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आगे कॉग्नोजेनी शुरू हुई, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स बने, अब बनेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, देखो, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, यूज करेंगे सनलाइट। इनके अंदर क्या डेवलप हो गया है, इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप हो गया, इनके अंदर क्या डेवलप हो गया, डेवलप्ड बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके अंदर डेवलप हो गया है। और ये क्या यूज कर रहे हैं, यूज सनलाइट, क्योंकि एक टाइम के बाद सारी की सारी एनर्जी है वो रिलीज होना बंद हो गई है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या यूज करेंगे बच्चे, ये यूज करेंगे सनलाइट, ठीक है। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल दूं तो क्या होगा बच्चे, इसका सल्फर बैक्टीरिया किस तरीके से होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं H2S है, ये सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस, अब ये सल्फर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रही है सनलाइट, यहाँ पर क्या यूज हो रही है, आपकी सनलाइट यूज हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ क्या हो गया आपका, फोर्थ अब क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बने, प्रोकैरियोट्स एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स, इन्होंने एनर्जी ली, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच के अंदर इंटरेक्शन हो रही थी उस एनर्जी को उन्होंने यूज किया। उसके बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए, म्यूटेशन हुई, नेचर ने क्या किया, कीमो हेट्रोट्रॉप्स को कीमो ऑटोट्रॉप्स बना दिया। जब ये इनऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी अपना फूड बनाएंगे, कैसे, जैसे कि रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी का यूज करके ये अपना फूड बना लेंगे। फिर आया एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब कोई भी एनर्जी रिलीज यूज नहीं करेंगे जो कि कंपाउंड्स के बीच में इंटरेक्शन से रिलीज हो रही थी, ये क्या करेंगे, सनलाइट का यूज करेंगे, और इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक्चुअल क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप हो गया है, ठीक है।
ये क्या करेंगे, सल्फर H2S प्लस CO2, ये C6H12O6 बना लेंगे और सल्फर सल्फर रिलीज कर देंगे। फोर्थ क्या होगा बच्चे, ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटो, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ किसका डेवलपमेंट होगा, फोर्थ होगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखो इसका किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे एक्चुअल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डेवलप होगी, एक्चुअल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डेवलप्ड। ठीक है, एक्चुअल में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी यहाँ पर डेवलप यहाँ पर हो चुकी है। ऑलराइट, अब ये एक्चुअल किसको यूज करेंगे, वाटर को यूज करेंगे, CO2 प्लस H2O को ये यूज करेंगे। ठीक है, वही एनर्जी यानी कि सनलाइट यूज करेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे खुद से, और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है। और ये क्या यूज कर रहे हैं बच्चे, सनलाइट, और ये क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सनलाइट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, यानी कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्चुअल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी डेवलप हो गया है। ठीक है, अब CO2 और H2O, प्रॉपर H2O का यूज होगा और C6H12O6 बनेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब ये रिलीज हो गई तो इसका मतलब है किसकी डेवलपमेंट हो गई, यानी कि ये किस तरीके से होगा, ये होगा जब डेवलपमेंट किसकी होगी, साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, किसकी डेवलपमेंट हो गई बच्चे, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये कब होगी, ये होगी अराउंड 3.5 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर एगो। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। ठीक है, और ज़्यादा एवोल्यूशन होगा और क्या बनेगा, फर्स्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और ये जो फर्स्ट जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये कब बनेगा बच्चे, ये होगा अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन ईयर एगो। और फिर से एवोल्यूशन होगा और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, फिर फर्स्ट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से लाइफ आई है धरती के ऊपर, इस तरीके से लाइफ आई है धरती के ऊपर। और ये आपका क्या खत्म हुआ है यहाँ पे, कीमोजेनी, यानी कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमोहेटेरोट्रॉफ्स, प्रोकैरियोटिक एनारोबिक कीमोऑटोट्रॉफ्स, फिर आए एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर एवोल्यूशन हुआ, पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फिर आया फर्स्ट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपका, कीमोजेनी यहाँ पर खत्म हुआ। अब देखो किस तरीके से हुआ, अब यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। चेंज कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पहले अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। लेकिन ऑक्सीजन रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस हुए अब हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से कीमोसिंथेटिक थ्योरी को या फिर कीमोजेनेटिक थ्योरी या फिर ऑपरेट एंड हेल्ड इन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ने, जो कि ये बताता है और हम सबको कन्विंस कर दिया कि हाँ जी इस तरीके से लाइफ आई है धरती के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे इसका ऑक्सीजनिक रेवोल्यूशन, क्या क्या ऑक्सीजनिक रेवोल्यूशन के अंदर चेंजेस आए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यानी कि तो सबसे पहले तो आपको पता ही है जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग होगा। ठीक है,
चलो ऑक्सीजन रेवोल्यूशन अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरीके से ऑक्सीजन का रेवोल्यूशन होगा, किस तरीके से ऑक्सीजन का। ये 2 मार्क क्वेश्चन, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है ऑक्सीजनिक रेवोल्यूशन, यानी कि अर्ली एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया था, यानी कि अब केमिकल रेवोल्यूशन खत्म, ठीक है, अब केमिकल जो एवोल्यूशन है वो खत्म हो गया, अब जो एवोल्यूशन होगा वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ही होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है आप यहाँ क्या लिखोगे, अर्ली एटमॉस्फेयर चेंज फ्रॉम, एटमॉस्फेयर आप यहाँ पे लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर चेंज्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग से क्या हो गया है, अब ऑक्सीडाइजिंग हो गया है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर हो गया। दूसरा स्टेप, जो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो मीथेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड बनाती है, जैसे कि CO2 हो गया, NO2 हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन react with gases like methane, ammonia to form CO2, N2 एटसेट्रा। और सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि जो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अब क्या बना देगी, ओजोन बना देगी एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से जो सन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीज करता था वो धरती के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि एक जो एनर्जी सोर्स है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन क्या होता है बच्चे, O3, ओजोन लेयर, और ये फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये क्या बनाने लगेगी, अब ओजोन लेयर बनाएगी। कि इसका मतलब क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन गेट एब्जॉर्ब, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है फ्रॉम द सन ये क्या हो गई, एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो लाइफ है वो आई इंटरेक्शन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरेक्शन से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से आए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और जो कंडीशन थी, जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कहाँ पर हुई, वो वार्म वाटर के अंदर हुई, यानी कि प्रिमिटिव ओशन के अंदर। अब हम तो नहीं मान रहे इसको, हम नहीं मानेंगे इस थ्योरी को, ठीक है, लेकिन मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, जिसकी वजह से हमें इस थ्योरी को मानना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट जो आप यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे वो नेक्स्ट हेडिंग होगी मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया 1953 के अंदर। इसको सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यानी कि स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे बोलते हैं। अब किस तरीके से इन्होंने बोला कि अच्छा लाइफ तो इसी तरीके से आई है, ठीक है, लाइफ इसी तरीके से ओरिजिन हुई है, अब हम इसको मान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो जल्दी से आप हेडिंग बनाइए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने क्या की। मिलर और यूरे आपस में दोनों गुरु चेले थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। मिलर एंड यूरे ने क्या किया बच्चे, एक्सपेरिमेंटली, मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कीमोसिंथेटिक थ्योरी या फिर ऑपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी, ठीक है। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट को सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिमुलेटिंग एक्सपेरिमेंट। सिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, सिमुलेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ कॉपी करना, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या चीज़ कॉपी की, इनको पता था कि पहले एटमॉस्फेयर ऐसा था,
तो इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर इन्होंने क्या किया, सेम सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम क्रिएट कर दी। अब सेम चीज़ें क्रिएट करने के बाद बोला, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोला कि हाँ जी लाइफ तो इसी तरीके से आई है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिखिए, और इसको हम स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज मेथड भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलेंगे वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्टेड इन 1953। 1953 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया। इन्होंने क्या लिया, 5 लीटर का फ्लास्क लिया। गैसेज इन्होंने ली कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, पहले यही गैसेज थी। ठीक है, यही गैसेज का इन्होंने रेशो लिया 2:1:2। ठीक है, और इन्होंने क्या लिया, मतलब सुपर हीटेड स्टीम ली। पहले मैं लिख देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या लिया। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम का यूज़ किया, इन्होंने इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया। अब उस टाइम पे तो एनर्जी थंडरिंग से मिल रही थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है वो रिजेंबल करेंगे किसको, थंडरिंग को। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कितने वोल्ट का, 75,000 वोल्ट का स्पार्क जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पार्क इतना जनरेट करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। ठीक है, और क्या यूज़ किया, कंडेंसर यूज़ किया, वाटर कंडेंसर यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम देखेंगे कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हम पूरी की पूरी यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, देखो चलो हो गया। अब इसका हम एक बार बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोला, लाइफ इसी तरीके से आई है। देखो, एक तो हम ले लेते हैं फ्लास्क। ठीक है, एक तो हम क्या ले लेते हैं, फ्लास्क। फाइव लीटर का फ्लास्क ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से कट करना पड़ेगा। और इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया, एक तो सुपर हीटेड स्टीम ली। ठीक है, और गैसेस ले ली हमने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिए 2 फ्लास्क, और यहाँ पर क्या जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिए, सॉरी यहाँ पे जोड़ दिए 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इसको नीचे यहाँ से 2 पाइप से यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक लगा दिया टैप, यहाँ पे एक लगा दिया टैप। ठीक है, और इस पाइप को फिर थोड़ा सा मोड़ दिया। क्यों मोड़ा, उसके पीछे का भी रीज़न है। ठीक है, क्यों मोड़ा उसके पीछे का भी रीज़न है। और ये जोड़ दिया एक और फ्लास्क से। सीधा क्यों नहीं बन रहा ये, ठीक है कोई नहीं। ये फ्लास्क ली, और अब इसको वापस से यहाँ से क्या करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे हाफ वाटर ले लिया यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये तो लिख लिया इलेक्ट्रोड्स, ये क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड्स, जो कि 75,000 का क्या जनरेट कर रहे हैं, वोल्ट स्पार्क जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई गैसेस,
ये हो गई सुपर हीटेड स्टीम। आपको पता ही है पहले जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो अराउंड कितना होगा 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसको नीचे जोड़ दिया किससे, एक कंडेंसर से। ठीक है, यहाँ पर एक वाटर कंडेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक वाटर कंडेंसर यहाँ पर लगा दिया। अब ये वाटर कंडेंसर यहाँ पर लगा दिया जिसके अंदर से कोल्ड वाटर तो अंदर जाएगा, ठीक है, और जो हॉट वाटर है वो क्या आएगा, बाहर आएगा। देखो मेरी बात समझो, हुआ क्या, ये है स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। एक्सपेरिमेंट लिख दिया बच्चे मैंने वहां पे, एक बार इसको करेक्ट कर लेना, स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। बैक करके मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, स्पार्क डिस्चार्ज, मेथड नहीं, स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, बहुत इन्होंने, इनका मेन मकसद क्या था, इन्होंने जो पहले एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशंस थी ना, पहले एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशंस थी वैसे की वैसे ही कंडीशंस इन्होंने अपने लैब के अंदर जनरेट कर दी गुरु चेले ने। ठीक है, तो क्या लिया, वो गैसेस कौन कौन सी ले ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसेस थी। रेशो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2:1:2, ये रेशो आप याद रख लेना। इलेक्ट्रोड्स ले लिए, सुपर हीटेड स्टीम ले ली, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे मूव करेगा, जैसे जैसे नीचे मूव करेगा, तो आपको पता है जब यूनिवर्स एक्सपेंड किया था तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कूल डाउन भी होगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आया तो कोल्ड हॉट वाटर निकाल लिया और कोल्ड वाटर जाने दिया, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये जो ट्यूब लगा दी है, यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडेंस वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ टाइम के बाद जिन्होंने देखा तो इसके अंदर क्या मिला बच्चे, कंडेंस वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इस टैप से खोल के बार बार, टैप से खोल के बच्चे यहाँ पर बार बार क्या ऑब्जर्व करने लगे, ये ऑब्जर्व करने लगे इन कंपाउंड्स को। ठीक है, अब ये ट्यूब बैंड कर दी, बैंड क्यों कर दी बच्चे ये ट्यूब, अब देखो ये तो लिक्विड था, ये जैसे जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर कूल डाउन हो गया तो स्टीम क्या बन गया, अब लिक्विड बन गई, यानी कि वाटर की ड्रॉपलेट्स हो गई। इसको टैप से यूज करके बार बार यहाँ पर टैप लगा देते हैं बच्चे, ये हो गया टैप, इसको टैप को यूज करके वाटर निकाला और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनको बार बार ये स्टडी करते रहे। फिर इस जो ट्यूब है इसको मोड़ दिया। अब यहाँ पर तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था, अब यहाँ पर एंटी ग्रेविटी हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ स्टीम अंदर जा पाएगी, अंदर की तरफ स्टीम जा पाएगी, यानी कि यहीं पे वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो इकट्ठा हो जाएंगी, इनको तो बार बार स्टडी करते रहे। ठीक है, यहाँ पे पानी लिया यहाँ पे पानी लिया और अब यह क्या हो गई बच्चे, ये हो गई आपकी वाटर वेपर्स। ये क्या हो गए बच्चे, वाटर वेपर्स आए, और ये जो वाटर वेपर्स है दोबारा किसके अंदर चले जाएंगे, इस फ्लास्क के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चे, एक वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम क्यों लगा दिया, अगर कोई भी एक्स्ट्रा अगर मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो उसको बाहर खींच लेंगे, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का उस टाइम पे जो मेन नेचर क्या था बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर था। मेन नेचर क्या था बच्चे, रिड्यूसिंग नेचर था। मेरी बात समझ में आई, मेन नेचर क्या था, रिड्यूसिंग नेचर था। अब देखो मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ने क्या कंक्लूड किया, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ने क्या कंक्लूड किया कि भैया ये जो इन्होंने कंपाउंड्स लिए थे ना, ये जो इन्होंने कंपाउंड्स इकट्ठा किए थे, इनको स्टडी किया तो इनको क्या मिला, अमाइनो एसिड्स। तो यही तो कीमोसिंथेटिक थ्योरी बोल रही थी, यही तो कीमोसिंथेटिक थ्योरी बोल रही थी कि इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे इंटरेक्शन होता रहा और इस तरीके से क्या बनी, फर्स्ट लाइफ बनी। और पहले जो अमीनो एसिड मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट को मिले वो कौन कौन से थे, अमाइनो एसिड, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लाइसिन, ठीक है, एलेनिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। और
अलग अलग साइंटिस्ट ने इन कंडीशन को मॉडिफाई किया, तो किसी को न्यूक्लियोसाइड मिले, किसी को प्यूरिन्स मिले, किसी को पायरिमिडिन्स मिले। मेरी बात समझ में आई? तो मिलर और यूरे ने क्या बोला कि हाँ जी, अगर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस ये थी तो यही कंडीशंस को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, क्रिएट किया लैब के अंदर, और यहाँ पर इनके इंटरेक्शन से सारी की सारी जो चीज़ें मिली, इनको ऑब्जर्व किया, ये अमाइनो एसिड इनको मिले। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको यही अमाइनो एसिड मिले, अलग अलग साइंटिस्ट ने जब अलग अलग इसको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, तो किसी को न्यूक्लियोसाइड मिला, किसी को प्यूरिन मिला, किसी को पायरिमिडिन मिला। तो अब हम कह सकते हैं कि यस, जो लाइफ का ओरिजिन है, जिस तरीके से ऑपरेन और हेल्डन ने बताया था उसी तरीके से लाइफ आई थी, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने। किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, जिसके अंदर हमने मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हमने की है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी बहुत ही इसकी आसान सी है। ठीक है, अभी तक तो चलिए एक बार हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि लाइफ फॉर्म की स्टडी करना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज द एवोल्यूशन? टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस फ्लोरा एंड फोना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर मिलियन ऑफ ईयर्स तक चेंजेस होते गए। तो जो एवोल्यूशन है बच्चे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि यूं झट से चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ अर्थ स्टार इन डीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्टर्ड स्टोरीज। दिस इज द स्टोरी। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्टोरीज ही पढ़ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ की, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करूं, व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो डिस्टेंसेज है स्टार से, ये हम किस तरीके से मेजर करते हैं? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर आपसे पूछे तो टाइम की यूनिट है जी नहीं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट वी सी टुडे एज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी over million of year back and from trillions of kilometer away and reaching our eye now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, what we see stars up apparently into the past. ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी दी गई है, आप समझोगे तो आसानी से आपको ये समझ में आएगी। हम अपने काम की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स एक वास्ट है, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ एक ऑलमोस्ट स्पेक। ठीक है, अगर कंपेयर करूं मैं यूनिवर्स के कंपेयर में, तो ये क्या है? एक स्पेक जैसी है अर्थ। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट कितने साल पुराना है? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, किस किस से मिलके बना है? ह्यूज ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, और गैलेक्सीज किससे मिली है? मिलियन ऑफ स्टार से, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड ए स्पेक। द बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले ये एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने कल भी आपको बताया था। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, टेम्परेचर के ठंडा हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। ठीक है, द गैसेज कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। और जो अर्थ है वो कब आई? 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर वॉज नो एटमोसफियर, कोई एटमोसफियर था ही नहीं अर्ली अर्थ के ऊपर। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रेक अप वाटर। ये जो यूवी रेज है वो ब्रेक कर देती थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो लाइट के ऊपर चली जाती थी, और ऑक्सीजन झट से मिलके किससे मिलके? अमोनिया और मीथेन के साथ मिलके क्या बना दिया था? वाटर, CO2 और दूसरी गैसेस बना दी थी। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड द वाटर वेपर। ओजोन कब बनी? जब बहुत टेम्परेचर ठंडा हो गया। ठीक है, और ये डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशन, ये पूरी की पूरी थ्योरी बताती है किस तरीके से जो डिप्रेशन क्रिएट हो गई उसके अंदर क्या चला गया? पानी चला गया। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन। लाइफ कब आई?
500 साल बाद आई फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अराउंड 4 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। आप देखो, डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, किसी ने बोला लाइफ बहुत बाहर से आ गई है, ठीक है, किसी ने एक ऐसे भी थियोरी दी। उस टाइम तो लगता था चलो ठीक है ये थियोरी है, ये एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम किसी को कोई आइडिया तो था नहीं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट जो इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ ग्रीक थिंकर से सोचते थे कि जो लाइफ है दूसरे प्लेनेट से आई इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, जिसको पेंसपर्मिया थ्योरी बोली थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट जो लाइफ है वो जेनेटिकली आई है, यानी कि लाइफ है वो डिकेइंग रोटिंग मैटर से आई है, ठीक है। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लुइस पास्चर ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कार्ड किया, ठीक है। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। ही शोड दैट प्रीस्टलाइज फ्लास्क ली, ठीक है, और उन्होंने लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, ढक दिया, मतलब एक पूरा का पूरा स्वान फ्लास्क लिया था, जिसकी वजह से जो ट्यूब थी वो स्वान के नेक के जैसे थे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे फंस गए थे, ऑल राइट। और वहाँ पर एक न्यू लाइफ देखी, वहाँ पर फंस गए थे, तो इसका मतलब फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे, जहाँ पे पूरा का पूरा कल्चर मीडियम रखा था, ऑल राइट। लेकिन अगर मैं एक बिना अगर वो सीधी सी ट्यूब ली, जिसकी वजह से डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर मीडिया के ऊपर आ रहे थे, तो वहाँ पे एक न्यू लाइफ आई, और इसलिए बोला गया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ऑलराइट। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वो इस बहुत अच्छे से इन्होंने डिसअप्रूव किया। डिड हाउएवर दे डिड नॉट आंसर, इन्होंने हाँ ये ज़रूर बोला लुइस पास्चर जी ने कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बोला कि जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है, वो उन्होंने नहीं बताया। ऑपरेन रशिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के थे जनाब, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है, कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग organic molecule, यानी कि RNA protein, and the formation of life is preceded by the chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from the inorganic constituent, यानी कि जो लाइफ है वाटर के अंदर आई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से आए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, जो कंडीशन है वो उसी तरीके से आई। कौन कौन सी, वॉल्केनिक करप्शन से लाइट एनर्जी मिल रही थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, गैसेस थे मीथेन और अमोनिया। 1953 के अंदर मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया लेबोरेटरी के अंदर, और ही क्रिएटेड डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क, और इन्होंने मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया गैसेज ली, क्योंकि यही वाली कंडीशन लेंगे। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमाइनो एसिड मिली, जो मैंने बताया था ग्लाइसिन एलेनिन जैसे अमाइनो एसिड मिली, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट दोबारा साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किए, किसी को शुगर मिल गया, किसी को फैट्स, किसी को पिगमेंट्स। Analysis of materials content also realize similar compound indicating that similar processes are occurring elsewhere in space। जब materials को स्टडी किया गया तो तभी उन्होंने बोला कि हाँ पहले लाइफ इसी तरीके से आई होगी, कंपोजिशन इसी तरीके से थी। विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजुगेटेड स्टोरी केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स ऑफ द लाइफ एरोस first non-cellular by 3 billion year back। they would have been giant molecules, यानी कि RNA, protein, polysaccharide etc. these capsule reproduce their molecules। perhaps the first cellular form of life किस तरीके से आई, did not possible originate till about 2000 million year ago, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चे, मिलियन और बिलियन का ध्यान रखना कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, आप इस तरीके से इसको समझ जाना। These were probably single cell, all life form were environmental only। This version of a biogenesis, that is the first form of life, arose slowly through the evolutionary forces। ऐसा नहीं है कि लाइफ झट से आई, बहुत टाइम लगा लाइफ को आने में, ठीक है। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is fascinating story that will be discussed below, ठीक है। आगे हम सारी की सारी चीज़ें करते रहेंगे। आप उसको करने से पहले जल्दी से मुझे इसके आंसर्स बताइए जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ कि क्या क्या आंसर्स होंगे। कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, कीमोसिंथेटिक थ्योरी किसने दी थी, यूरे मिलर, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने तो क्या बताया था भैया, लुइस पास्चर जी ने क्या बताया था, लुइस पास्चर ने बताया था कि जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है,
प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। लाइफ किस तरीके से आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ठीक है। मिलर और यूरे ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। मिलर और यूरे ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। और जो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी कीमोसिंथेटिक थ्योरी, वो थी ओपरेन एंड हेल्डेन। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, ओपरेन थ्योरी इज बेस्ड ऑन। ओपरेन थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? आर्टिफिशियल सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड है ऑब्वियसली। पैंसपर्मिया पे नहीं है, गॉड्स क्रिएशन पे नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर नहीं है, ठीक है। द प्राइमरी गैसेज दैट वर यूज्ड बाय द मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट। प्राइमरी गैसेज कौन कौन सी थी, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मीथेन थी, जी हाँ जी, अमोनिया जी हाँ जी, हाइड्रोजन जी हाँ जी, और वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अर्ली एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्ली एटमॉस्फेयर से रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अलग से आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, जल्दी से इसका मुझे आंसर बताना है। आंसर बहुत कम मिल रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि जो सैटरडे को हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और देखो ये मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन द अपैरेटस यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट द गैसेस, जी ये वाली गैसेस के बारे में हमने बताना है इन द फ्लास्क। और आपसे ये भी पूछ लेंगे कि ए क्या है, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, क्या क्या चीज़ें। तो गैसेस कौन कौन से? मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, मीथेन थी, हाइड्रोजन साइनाइड नहीं था, मीथेन थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन थी, वाटर वेपर्स थे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं थी। करेक्ट आंसर आपका सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑब्टेन्ड बाय एस मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑरिजिन ऑफ द लाइफ 1953। बाकी अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग चीज़ें भी मिली, किसी को न्यूक्लियोटाइड्स, किसी को फैट, किसी को कुछ, लेकिन मिलर और यूरे को क्या मिला था? सिंपल अमाइनो मतलब अमाइनो एसिड्स मिले थे, सिंपल अमाइनो एसिड्स मिले थे, ठीक है। In Miller or Urey experiment, he used a mixture of this gases and water vapor in a closed flask to mimic early Earth atmosphere condition. What was the temperature in the flask? जो temperature है आपके NCERT ने साफ साफ लिखा है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। After about how many years of the formation of the Earth, life appeared on this planet? यानी कि लाइफ अर्थ के बाद कितने साल के बाद आई, यानी कि कितने साल के बाद आई? 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ अपीयर्स हुई, ठीक है। यानी कि 4.5 बिलियन पे तो अर्थ आया और लाइफ अराउंड 4 बिलियन ईयर्स एगो आई, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट, ये आप कंडीशंस लिख देंगे और ये भी आपका होमवर्क है। होमवर्क एक तो मैंने आपको दिया है और आपको ये बताना है कि देखो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार। और यहाँ पर अब हम पढ़ चुके हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे कि एवोल्यूशन के क्या क्या मतलब एविडेंसेस हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालोगस ऑर्गन क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस क्या हैं एवोल्यूशन के, ये सारी की सारी हम चीज़ें करेंगे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं। और यहाँ पर आप एक टॉपिक यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है कि हमने देख लिया आज कीमोसिंथेटिक थ्योरी से कि जो लाइफ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंटरेक्शन के बीच से आई है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में इंटरेक्शन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आए और जो लाइफ है वो प्रिमिटिव ओशन के अंदर ओरिजिन हुई, ठीक है, ऑरिजिनेट हुई। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर और यूरे ने, मतलब सेम कंडीशन जो पहले अर्थ के अंदर थी वो सेम क्रिएट की। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पार्ट है एवोल्यूशन चैप्टर का वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से बेस्ट दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।